हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर IQ में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा PCSJ की वैकेंसी को निकाला जा चुका है और आने वाले 2 से 3 माह के अंदर आपको इसका एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा। अगर हम इस पूरे के पूरे ओवरऑल स्टेट के सिलेबस को देखते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि इसके अंदर 10 सब्जेक्ट तो आपके मेजर और माइनर का कॉम्बिनेशन है और 5 सब्जेक्ट जो हैं वो स्पेशली आपके डिज़ाइन किए गए हैं लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज मैं रवि झा आपके साथ उसी 5 लोकल सब्जेक्ट में से एक लोकल सब्जेक्ट जिसको कि हम लोग आमतौर पे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 के नाम से जानते हैं, आमतौर पर जिसको छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के नाम से जाना जाता है, उसके एक महत्वपूर्ण सेक्शंस को लेकर आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस एक्ट का नाम द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 है। इस एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर 19/2012 है। इस एक्ट को अलग अलग तारीखों पे गवर्नर और राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और फाइनली ये एक्ट आपका इन्फोर्स हुआ 6 नवंबर 2012 को। अगर हम इस एक्ट के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको ये भी देखने को मिलता है कि इस एक्ट के अंदर एक भी चैप्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट आपको टोटल 14 सेक्शंस और 4 शेड्यूल आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम उन 4 शेड्यूल्स की बात करें तो 2 शेड्यूल में आपके मकान मालिक के राइट्स और ऑब्लिगेशन को लेकर बात की गई है। अगर हम 2 और शेड्यूल की बात करते हैं तो उसके अंदर किराएदार के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को लेकर बात की गई है। लेकिन आज की जो मेरी पूरी चर्चा आपके साथ रहेगी वो रहेगी इसी एक्ट के एक महत्वपूर्ण सेक्शंस जिसको कि हम लोग रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं और इसका जिक्र आपको धारा 6 के अंदर इसी एक्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और इस उम्मीद के साथ डिस्कस किए हैं कि जो अगर इस सेक्शन से अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा गया, चाहे वो कितना भी घुमा फिरा कर क्यों ना पूछा जाए, तो उसका जवाब आपको आज की इस वीडियो के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर हम रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो आमतौर पे इसका जो स्पष्टीकरण होता है या इसका जो एग्जैक्ट हिंदी वर्जन होता है उसको हम लोग भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन भी कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का जो गठन होता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और वो भी कितने दिन के अंदर अंदर, जिस डेट को आपका ये एक्ट लागू हो गया है उसके ठीक 30 दिन के अंदर अंदर। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। ये तो रहा पहली बात। दूसरी बात यह है कि आखिर इस ट्रिब्यूनल का गठन किया क्यों जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब हम रेंट की बात करते हैं तो आपके सामने 2 कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होकर आते हैं, एक मकान मालिक, दूसरा किराएदार। अब जब दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं तो उनके बीच में डिस्प्यूट भी पैदा होंगे, उनके बीच में विवाद भी पैदा होंगे, उनके बीच में बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी क्रिएट होंगी जिसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी संस्था या अधिकरण की ज़रूरत है जो उनके विवादों का निपटारा कर सके। तो इस ट्रिब्यूनल का गठन सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से किया गया है ताकि मकान मालिक और किराएदार के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा किया जा सके, दोनों के लिए सीमा को तय किया जा सके ताकि बहुत ही कम संभावना हो दोनों के बीच में किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विवाद की। दूसरी बात यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि ये जो आपका पूरा का पूरा ट्रिब्यूनल है, इस ट्रिब्यूनल का पूरा एक हेड ऑफिस भी आपको देखने को मिलता है। हालांकि उसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। अब इसके अंदर आपको एक व्यक्ति देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड आपका चेयरमैन। अब सवाल ये है कि क्या चेयरमैन किसी भी व्यक्ति को उठा के बना दिया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। वही व्यक्ति इस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनने की योग्यता रखता है जो या तो उच्च न्यायालय का रिटायर्ड जस्टिस हो, यानी कि हाई कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस हो, और या तो वो किसी भी जिले के जिला जज से अपनी सेवा से निवृत्त हुआ हो। सिर्फ यही 2 व्यक्ति हैं जिनके पास योग्यता होती है टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। अब सवाल ये आता है कि जो चेयरमैन होता है क्या वो अकेले सारे कामों को एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं, इसके लिए उन्हें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और आमतौर पर इनके लिए
अदर मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाता है जिनकी संख्या कितने भी हो लेकिन किसी भी परिस्थिति में 2 से कम नहीं हो सकती है। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि चेयरमैन की सीट वैकेंट होती है या वो कहीं बिजी होता है या वो अपने ऑफिशियल काम को अगर किसी कारणवश डिस्चार्ज नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर जो आपको 2 मेंबर्स देखने को मिलते हैं उनमें से किसी एक को फिलहाल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी एक और भी होती है और वो जिम्मेदारी ये होती है कि आमतौर पे ये एक व्यक्ति को इसी ट्रिब्यूनल के अंदर रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करता है और रजिस्ट्रार के लिए उसके अंदर मिनिमम योग्यता होनी चाहिए सिविल जज क्लास 1 की। अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे तो इस ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होगा वो बिल्कुल अंतिम होगा, निर्णायक होगा, फाइनल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहें रिट में तो 226 भारतीय संविधान का सहारा ले सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो आप 32 के तहत रिट में भी जा सकते हैं या SLP के तहत अनुच्छेद 136 के तहत भी आप वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखने को मिलती है कि वैसे तो ये एक्ट आपका 2012 का है, हालांकि 2012 में ये एक्ट आपका इन्फोर्स हुआ, लेकिन इस एक्ट का जो नाम है वो 2011 पे ही रखा गया है। लेकिन इससे पहले आपका एक और एक्ट था दैट इज कॉल्ड छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। वो एक्ट था आपका 1961 का। तो सपोज करिए कि अगर 2012 जिस डेट को ये एक्ट आपका इन्फोर्स हुआ है उससे पहले अगर कोई मैटर चल रहा था तो वो किसके अधीन चलेगा? जाहिर सी बात है अकोमोडेशन एक्ट के तहत चलेगा और वो मैटर एज इट इज वहां पर चलेगा। लेकिन 6 नवंबर 2012 के बाद जितने भी विवाद होंगे, जितने भी डिस्प्यूट होंगे, उन सभी विवादों का निपटारा इसी एक्ट के अधीन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का जो हेड ऑफिस होता है वो होता है रायपुर में, जो आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड कर लेने दीजिए, अगर उसको लगेगा तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि हेडक्वार्टर को वो शिफ्ट कर दे। अगर उसको लगेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस को भी ओपन कर दे। ये पूरा का पूरा आपका जो क्षेत्राधिकार है वो राज्य सरकार का होता है। और इसके अलावा जो चेयरमैन होते हैं, जो अदर मेंबर्स होते हैं या जो रजिस्ट्रार होते हैं या जो भी इनका लोकल स्टाफ होता है, उनकी कंडीशंस क्या होंगी, उनका टर्म क्या होगा, उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी, उनको कैसे अपने कामों को डिस्चार्ज करना होता है, ये सारी चीज़ें के बारे में समय समय पर राज्य सरकार की तरफ से उनको अवगत कराया जाता है। तो ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट का धारा 6 है जो आपके रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की बात करता है, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको चेयरमैन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रार देखने को मिलता है। इस रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का ऑब्जेक्ट क्या है वो भी आपको देखने को मिलता है। और इसी के साथ कुछ भी जानकारी जो इसके अंदर मैंने जिक्र की है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन पैदा होता है और अगर एग्जामिनर के दिल में ये ख्याल आएगा कि नहीं मुझे सेक्शन 6 से एक क्वेश्चन को रेज करना है, तो उस क्वेश्चन की जो परिधि होगी या उसका जो भी व्यास होगा वो इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा घूमता जाएगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू for all your love and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.